स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, भाजपा सरकार को घेरा। दरअसल बात है कि दिल्ली में एक बिहारी युवक की जान लेने की घटना ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है, जिस पर अब तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले को लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जिससे सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान ऐसी घटनाएं चिंता का विषय है और आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। जब कुल मिलाकर के इस बयान के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपनी सफाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बदलाव, प्रपत्र 1 की तारीख जारी, 5 जून को फाइनल लिस्ट। दरअसल बातें हैं कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां चुनाव प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। राज्य निर्वाचन से जुड़े इस फैसले के बाद उम्मीदवारों और फिर संबंधित लोगों के बीच हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब नई तारीख के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रपत्र 1 जमा करने की तारीख में बदलाव किया गया है और अब नई समय सीमा के तहत आवेदन करना होगा। इसके साथ ही 5 जून को अंतिम सूची अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें योग्य उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है। बिहार पहुंचते ही ट्रेन का एसी कोच बन गया जनरल डिब्बा, भीड़ देख फूलने लगेगी सांस। दरअसल बिहार से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के एसी कोच में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वीडियो में हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि एसी कोच भी जनरल डिब्बे जैसे भर गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ट्रेन बिहार के इलाके में पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग कोच में चढ़ गए, जिससे सीटों से लेकर के गैलरी तक भीड़ ही भीड़ नजर आने लगी है। इस दौरान कई यात्रियों को खड़े होकर के साफ करना पड़ा और फिर व्यवस्था को लेकर के सवाल भी उठने लगे हैं। कुल मिलाकर के ये वीडियो रेलवे की भीड़ भाड़ और फिर प्रबंधन की चुनौती को उजागर करता है। अब देखना होगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। मार दिया तो मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात। दिल्ली में हुए बिहारी युवक की हत्या पर जीतन राम मांझी का बयान। जी हाँ, दरअसल बातें हैं कि दिल्ली में बिहार की एक युवक की जान लेने पर अब सियासी रंग ले लिया है, जहां पर हिंदुस्तान एवं मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। जहां उनके इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है तथा विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतन राम मांझी के कथित बयान को लेकर के विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे संवेदनहीन बताया है। इस मामले में पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे थे, वहीं पर अब बयानबाजी के कारण विवाद और गहरा गया है। कई नेताओं ने इस पर सफाई और फिर स्पष्टीकरण की मांग की है। कुल मिलाकर के ये मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक तरफ घटना को लेकर के चिंता जताई जा रही है तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिससे आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा तुल पकड़ सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत से झटका, चाय बेचना हुआ मुश्किल, 1 मई से लागू होगा नया नियम। दरअसल बात है कि भारत और नेपाल के बीच व्यापार से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसका असर अब छोटे कारोबारियों तक भी देखने को मिलेगा। यह खबर इसलिए बताई जा रही है क्योंकि नेपाल भारत के बिहार सीमा से सटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये खबर बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार के लोग नेपाल में जाकर के रहते हैं और नेपाल के लोग बिहार में आकर के रहते हैं। खास करके चाय जैसे रोजमर्रा के कारोबार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में हलचल बढ़ गई है, जिसके तहत सीमा पार होने वाले छोटे व्यापार पर कुछ सख्त शर्तें लागू की जा रही है। इसका असर नेपाल के कारोबारियों, खास करके काठमांडू के मेयर बालेन शाह से जुड़े बयान के बाद चर्चा में आया है। बर्दाश्त नहीं बिहारी होने की वजह से जान ले ली जाए,
दिल्ली मर्डर पर चिराग पासवान भड़के। दरअसल बात है कि दिल्ली में बिहारी युवक की जान लेने के मामले पर अब सियासी प्रतिक्रिया तेज हो गई है, जहां पर चिराग पासवान ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी पहचान या फिर क्षेत्र के आधार पर निशाना बनाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाएं कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। इस बयान के बाद अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुल मिलाकर के ये मामला अब राजनीतिक और फिर सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ घटना को लेकर के लोगों में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान इस मुद्दे को और ज्यादा प्रमुख बना रहे हैं। आने वाले समय में इस पर और प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना है। देश में भीषण गर्मी का कहर, कई राज्यों में पारा 44 डिग्री के पार, लू से जनजीवन प्रभावित। दरअसल बात है कि देश भर में गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां पर कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर भारत के कई हिस्सों में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं, जहां पर दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। गर्म हवाओं के कारण लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है और अस्पतालों में हीट से जुड़ी समस्याओं के मरीज बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने भी कई इलाकों में हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। कुल मिलाकर कि ये भीषण गर्मी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें और ज़रूरी सावधानी बरतें, ताकि लू और गर्मी के प्रभाव से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। बिहार में बुलडोजर एक्शन, चिराग पासवान के बयान के बीच जेडीयू का रिएक्शन। दरअसल बात यह है कि बिहार में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सियासी माहौल गर्मा गया है। जहां एक तरफ चिराग पासवान का बयान चर्चा में है, वहीं पर दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पार्टी का कहना है कि ये कदम कानून के तहत उठाया जा रहा है और फिर इसका उद्देश्य सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखना है। इस बीच विपक्ष और फिर अन्य दलों की ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के बुलडोजर एक्शन अब बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे जरूरी कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। मुआवजा लो या हिस्सा, बिहार में बन रहे 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन मालिकों को दी विकल्प। दरअसल बात है कि बिहार में बड़े स्तर पर शहरी विकास की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू हो गया है, जहां पर 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की तैयारी तेज है। इस योजना के तहत जमीन मालिकों को अपनी जमीन के बदले 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, जिससे ये परियोजना काफी चर्चा में आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन मालिकों को पहला विकल्प लैंड पुलिंग का दिया गया है, जिससे वे अपनी जमीन देकर के टाउनशिप में हिस्सेदारी बन सकते हैं। इस मॉडल के तहत जमीन विकसित होने के बाद उन्हें करीब 55% हिस्सा वापस विकसित प्लॉट के रूप में मिलेगा, जिससे उनकी जमीन की कीमत कई गुना तक बढ़ सकती है। वहीं पर दूसरी विकल्प उन लोगों के लिए है जो इस योजना में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बाजार दर के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा, वहीं पर जिससे अतिरिक्त लाभ भी शामिल हो सकता है और फिर कुछ मामलों में जमीन की कीमत से कई गुना तक भुगतान मिलने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर के ये योजना बिहार में शहरीकरण, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने फिर चला बड़ा दांव, बेटे निशांत को लेकर के उठाया ये कदम। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी संकेत देखने को मिल रहा है, जहां पर नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर के अहम कदम उठाया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे भविष्य की राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में लगातार नजर आ रहे हैं और पार्टी के संगठनात्मक कामों में भी हिस्सा ले रहे हैं। वे हाल के समय में जनता से संपर्क बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखाने में जुटे हैं, जिससे संकेत मिल रहा है कि उन्हें आगे बड़ी भूमिका दी जा सकती है। कुल मिलाकर के इस कदम को जेडीयू की भविष्य की राजनीति और फिर नेतृत्व परिवर्तन से जोड़ करके देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में निशांत कुमार पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जिससे बिहार की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं।
सीएम सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी का बिहार को बड़ा तोहफा। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन, 5 नए एक्सटेंशन सेंटर। दरअसल बात है कि बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है, जहां पर सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी ने मिलकर के एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। जब पटना के पास बिहटा में शुरू हुए इस सेंटर के साथ ही राज्य में विकास को लेकर के नई उम्मीद जगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ मुजफ्फरपुर, मुंगेर, रोहतास और दरभंगा समेत कई जिलों में एक्सटेंशन सेंटर की भी शुरुआत किए गए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देना और छोटे उद्योगों को मजबूत बनाना है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर के ये पहल बिहार में एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने और फिर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में रोजगार तथा औद्योगिक विकास दोनों को नई गति मिलेगी। सावधान, 1 मई से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर के नियम। बुकिंग से पहले जान लें वरना खाली रह जाएगा चूल्हा। दरअसल बात है कि देश भर में रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में 1 मई से बदलाव होने की खबर सामने आई है, जिसे लेकर के उपभोक्ताओं के बीच चिंता बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इन नए नियमों का असर अब गैस बुकिंग और फिर डिलीवरी सिस्टम पर पड़ सकता है। इसीलिए लोगों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम के तहत गैस बुकिंग की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि OTP वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग और कस्टमर डिटेल का अपडेट अनिवार्य किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बताया जा रहा है, ताकि फर्जी बुकिंग और गड़बड़ी को रोका जा सके। कुल मिलाकर के उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कर लें और बुकिंग के दौरान सभी जरूरी प्रतिक्रियाओं का पालन करें। इससे न सिर्फ गैस सिलेंडर पर समय पर मिलेगा, बल्कि किसी भी तरीके की परेशानी से भी बचा जा सकेगा। आज जारी होंगे देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल। शाम को पता चल जाएगा कि किसकी बन रही है कहां पर सरकार। दरअसल बात है कि देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर के एग्जिट पोल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग पूरी होते ही एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे, जिससे चुनावी नतीजे का पहला अंदाजा मिल सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जिट पोल 29 अप्रैल 2026 को शाम 6:30 बजे के बाद जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग के नियमों के तहत वोटिंग खत्म होने तक एग्जिट पोल पर रोक रहती है, इसीलिए अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होते ही ये सामने आ जाते हैं। कहां और कैसे देखें, ये सवाल है। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल को आप कई सारे न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं, जैसे कि टीवी न्यूज़ चैनल, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम और न्यूज़ वेबसाइट पर आसानी से देख सकते हैं। लगभग सभी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव कवरेज करते हैं, जहां पर अलग अलग एजेंसियों के सर्वे और अनुमान दिखाए जाते हैं। कुल मिलाकर के आज 29 अप्रैल की शाम से चुनावी तस्वीर साफ होने लगेगी, जबकि असली नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। अब सभी की नज़र एग्जिट पोल पर है, जो इस बार के चुनाव मुकाबले का रुख दिखा सकते हैं। बिहार सरकार के 3 बड़े फैसले सभी जिलों में तुरंत होगा लागू। दरअसल बात है कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार ने एक साथ 3 बड़े फैसले लागू कर दिए हैं, जिसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। इस फैसले के बाद प्रशासनिक व्यवस्था, जमीन से जुड़े काम और फिर सरकारी कार्यक्रमों में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान, वंदे मातरम और राज्य गीत को अनिवार्य करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में जमीन से जुड़े कामों पर अस्थायी रोक और नई व्यवस्था लागू करने की बात सामने आई है, ताकि शहरी विकास योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सके। कुल मिलाकर के ये तीनों फैसले प्रशासनिक सख्ती और फिर विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम माने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और योजना का लाभ लोगों तक बेहतर तरीके से पहुँच सकेगा। मंडप पर लड़खड़ाते दूल्हे के गले में जयमाला डालने से दुल्हन का इनकार, बिना शादी के लौटी बारात। दरअसल बात है कि शादी समारोह के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दुल्हन ने मंडप पर ही दूल्हे के गले में जयमाला डालने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद पूरे कार्यक्रम में हरकत मच गया और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुल्हन ने दूल्हे को असामान्य हालात में देख करके यह फैसला लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत और समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार शादी रद्द करनी पड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई
कि बारात को बिना शादी के ही वापस लौटना पड़ा। कुल मिलाकर के ये घटना सामाजिक चर्चा का विषय बन गई है, जहां पर लोग इसे दुल्हन के साहसिक फैसले के रूप में देखे जा रहे हैं। कहा जाता है कि दूल्हा जो है वह शराब पिए हुए था, शराब पीकर के नशे में था, जिसकी वजह से वो इधर उधर टहल रहा था। वहीं पर कुछ लोग इसे परिवारों के बीच समझदारी और फिर पारदर्शिता की जरूरत से भी जोड़ करके देख रहे हैं। बिहार में भूतों का अनोखा मेला, अंधविश्वास का सामना। दरअसल बात है कि बिहार के एक इलाके में लगने वाला भूतों का मेला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने की उम्मीद लेकर के पहुंचते हैं। इस मेले में लोग मानते हैं कि यहां पर आने से बुरी शक्तियां या फिर नकारात्मक प्रभाव से छुटकारा मिल सकता है, जिसके चलते हर साल भारी भीड़ जुटती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मेले में झाड़ फूंक और पारंपरिक तरीके के जरिए लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा किया जाता है। हालांकि विशेषज्ञ इसे अंधविश्वास मानते हैं और लोगों को वैज्ञानिक सोच अपनाने की सलाह देते हैं। इसके बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में ऐसी मान्यताएं आज भी गहराई से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर के ये मेला जहां एक तरफ स्थानीय परंपरा और फिर विश्वासों को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ समाज में जागरूकता की जरूरत को भी उजागर करता है। जब प्रशासन और फिर विशेषज्ञ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे किसी भी समस्या के लिए सही चिकित्सा और फिर वैज्ञानिक उपायों का सहारा लें। बिहार की सियासत में निशांत कुमार का निश्चय, 3 मई से हाईटेक रथ पर सवार होकर के निकलेंगे जिलों की यात्रा पर। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक नया और दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जहां पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। 3 मई से वे पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसे लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस यात्रा को सिर्फ एक साधारण दौरा नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा के लिए एक खास हाईटेक रथ तैयार किया गया है, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें एसी, लिफ्ट और फिर डिजिटल सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, ताकि यात्रा के दौरान हर जिले में आसानी से पहुंचा जा सके और लोगों से सीधे संवाद किया जा सके। इस रथ के जरिए वे गांव-गांव और फिर शहर-शहर जाकर की जनता की समस्या सुनेंगे और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के ये यात्रा बिहार की सियासत में एक नए चेहरे की एंट्री और संभावित बदलाव का संकेत मानी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले समय में नए समीकरण बन सकते हैं और युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिल सकता है। अब सभी की नज़र इस यात्रा पर टिकी है कि ये कितना प्रभाव डालती है और जनता से उन्हें कैसा समर्थन मिलता है। सम्राट चौधरी के पास रहेगा गृह विभाग या जेडीयू के खाते में जाएगा, समझिए योगी मॉडल वाला सुपर सीएम फॉर्मूला। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा जोरों पर है, जहां गृह विभाग को लेकर के सत्ता के भीतर ही खींचतान की खबरें सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या यह महत्वपूर्ण विभाग सम्राट चौधरी के पास रहेगा या फिर इसे जेडीयू के खाते में दिया जाएगा। इस मुद्दे ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी मॉडल या फिर सुपर सीएम फॉर्मूला की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग जैसे अहम मंत्रालय को रखने की रणनीति अपनाई जाती है। माना जा रहा है कि इससे कानून व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण बना रहता है और प्रशासनिक फैसले में तेजी आती है। इसी मॉडल को लेकर के बिहार में भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये मामला अभी पूरी तरह से अटकलों और सियासी चर्चाओं के दायरे में है, लेकिन इससे ये साफ है कि आने वाले समय में बिहार की सत्ता संरचना में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि अंतिम फैसला क्या होता है और इससे बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बिहार की सम्राट सरकार को मोदी सरकार ने दिया करारा झटका, इस प्रस्ताव में कर दी भारी कटौती। अब क्या करेंगे सीएम? दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, जहां पर नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने सम्राट चौधरी की बिहार सरकार के एक अहम प्रस्ताव में बड़ी कटौती कर दी है। इस फैसले को राज्य के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इससे कई योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने 2026-27 के लिए करीब 6 लाख मिट्टी नमूनों की जांच का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने इसमें करीब 75% की कटौती करते हुए सिर्फ 1.5 लाख नमूने की ही मंजूरी दी है। इससे कृषि विभाग को अब नए सिरे से जिलेवार लक्ष्य तय करना पड़ रहा है और पूरी योजना पर असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये मामला अब राज्य और फिर केंद्र के बीच समन्वय और संसाधनों के बंटवारे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। या एक तरफ सरकार इस कमी को संभालने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपकी आईडी पर कोई और तो नहीं बना रहा आधार,
बिहार के 3 जिलों में छापेमारी, मॉडिफाइड कोड और आइरिस स्कैनर बरामद। दरअसल बात यह है कि बिहार में आधार से जुड़े एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर 3 जिलों में छापेमारी के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जहां इस कार्रवाई के बाद प्रशासन और फिर एजेंसियों में हरकत मच गया है, क्योंकि मामला सीधे लोगों की पहचान और फिर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छापेमारी में ऐसे उपकरण बरामद हुए हैं जिनमें मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर और आइरिस यानी कि आंख की पहचान स्कैनर शामिल है। इसका इस्तेमाल कथित तौर पर आधार से जुड़े डेटा में छेड़छाड़ या फर्जी अपडेट करने के लिए किया जाता रहा है। आधार सिस्टम में आमतौर पर बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनर का इस्तेमाल पहचान सत्यापन के लिए होता है, लेकिन सिर्फ अधिकृत और रजिस्टर्ड डिवाइस ही मान्य होते हैं। यूआईडीएआई विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामले में अपराधी लोगों की बायोमेट्रिक डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फर्जी सिम, बैंक अकाउंट या फिर सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। बिहार में 7 जून को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। कैंडिडेट को मिलेगा 3 सेंटर चुनने का विकल्प। पूछे जाएंगे 120 प्रश्न। दरअसल बात यह है कि बिहार में बीएड में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। बिहार में बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 7 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर के छात्रों के बीच तैयारी का माहौल तेज हो गया है। जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीदवारों को इस बार बड़ी सुविधा दी गई है, जहाँ वे फॉर्म भरते समय 3 अलग अलग परीक्षा केंद्र यानी कि सेंटर चुन सकते हैं। परीक्षा राज्य के कई प्रमुख शहरों में आयोजित की होगी, जिससे छात्रों को अपने नज़दीकी सेंटर चुनने में आसानी होगी। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो फिर इसमें कुल 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और हर सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेगा। जब परीक्षा की अवधि लगभग 2 घंटे होगी और ख़ास बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे छात्रों को सभी सवाल करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के ये परीक्षा बिहार के सरकारी और फिर निजी बीएड कॉलेजों में दाखिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते आवेदन करें और एग्जाम पैटर्न को समझ करके तैयारी शुरू कर दें, ताकि बेहतर स्कोर हासिल किया जा सके। जनगणना के नाम पर हो रही साइबर ठगी, एक फर्जी लिंक और बैंक खाता खाली। बिहार में साइबर ठगों का नया जाल। दरअसल बात यह है कि बिहार में साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है, जहां पर ठग जनगणना के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से बैंक खाते खाली हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ठग लोगों को फर्जी लिंक भेज करके खुद को सरकारी अधिकारी बताते हैं और जनगणना अपडेट के नाम पर जानकारी मांगते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है या फिर अपनी डिटेल भरता है, तो उसके बैंक खाते से पैसे गायब होने लगते हैं। कई मामलों में लोगों को ओटीपी और बैंक डिटेल भी शेयर करने के लिए झांसा दिया जाता है। जब कुल मिलाकर के ये साइबर ठगी का नया जाल लोगों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। प्रशासन और फिर साइबर एक्सपर्ट की सलाह है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी निजी और बैंकिंग जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या फिर मैसेज की तुरंत शिकायत करें, ताकि ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सके। पूर्णिया में बड़ा बैंक घोटाला, 300 खातों से 3 करोड़ की निकासी, पीड़ितों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्णिया से एक बड़े बैंक घोटाले की खबर सामने आई है, जहां पर करीब 300 खातों से लगभग 3 करोड़ रुपए की निकासी का मामला उजागर हुआ है। इस घटना के बाद पीड़ितों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने सड़क जाम करके जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों का आरोप है कि उनके खातों में बिना जानकारी के पैसे निकाले गए, जिससे वे हैरान और परेशान है। जैसे ही मामला सामने आया तो बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के ये मामला बैंकिंग सुरक्षा और साइबर फ्रॉड पर बड़े सवाल खड़े करता है। अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली गई। वहीं पर पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी रकम वापस दिलाने की मांग भी तेज हो गई है। गैस उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 1 मई से सिलेंडर की कीमतों में होगा बड़ा बदलाव, जेब पर पड़ेगा बोझ। जी हम देश भर के गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर 1 मई से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस खबर के
बाद आम लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है और उसी के आधार पर नई दरें तय होती है, लागू होती है। इस बार भी कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है, जिससे घरेलू और फिर कमर्शियल दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर के अगर कीमतों में इजाफा होता है तो फिर ये आम लोगों के लिए महंगाई का एक और झटका साबित हो सकता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने बजट को संतुलित करने और गैस के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, ताकि अतिरिक्त खर्च को कम किया जा सके। बागेश्वर बाबा के साथ बैठेंगे तेज प्रताप यादव, वीडियो कॉल पर पूछा बाबा थोड़ा मेरा राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर तेज प्रताप यादव और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा की मुलाकात की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल के जरिए बाबा से बातचीत की, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने राजनीतिक भविष्य और फिर मार्गदर्शन को लेकर के सवाल किए हैं। इसके बाद दोनों की मुलाकात की संभावना भी जताई जा रही है, जैसे इस घटनाक्रम को लेकर के लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है। जी हां, तरबूज खाने से मौत हो सकती है। मुंबई में पूरे परिवार के खत्म होने के बाद डॉक्टरों ने बताया है। दरअसल बात यह है कि गर्मियों के मौसम में तरबूज एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। पानी और प्राकृतिक मिठास से भरे ये फल लोगों को बड़े प्रिय होते हैं, लेकिन क्या तरबूज खाने से किसी की मौत हो सकती है? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि हाल ही में मुंबई में एक दुखद घटना हुई, जब यहाँ पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान चली गई। परिवार ने मरने से पहले तरबूज खाया था। पुलिस ने भी इस मामले को कथित तौर पर फूड पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ माना है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मृतक परिवार ने रात में ही कुछ रिश्तेदारों के साथ बिरयानी खाई थी। इसके बाद जब रिश्तेदार चले गए तो उन्होंने घर में रखा हुआ तरबूज खा लिया। इसे खाने के कुछ ही घंटों बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी, दस्त की शिकायतें होने लगी। इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे, जहां पर परिवार के सभी लोगों की एक के बाद एक जान चली गई। इस घटना के बाद पुलिस भी सचेत हो गई है और पूरे परिवार की मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। जब पुलिस के मुताबिक अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। घर में रखे खाने को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना ने तरबूज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तरबूज खाने से मौत हो सकती है? एनडीटीवी से बात करते हुए डॉक्टर रूपाली दत्ता ने बताया है कि तरबूज से फूड पॉइजन की स्थिति बन सकती है। कई बार यह गंभीर भी हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने इसका कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि तरबूज में पानी और प्राकृतिक शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिससे अगर ये दूषित हो जाए तो फिर बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये भी सामने आया है कि तरबूज में मिठास या दिखावट बढ़ाने के लिए उसमें ग्लूकोज या शुगर वाला पानी इंजेक्ट किया जाता है। अगर ऐसा दूषित तरबूज हो तो बैक्टीरिया की वृद्धि और तेज हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज से जुड़ी फूड पॉइजनिंग में मुख्य तौर पर दस्त, उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसकी गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि तरबूज के अंदर किस तरह का बैक्टीरिया है या फिर इसे खाने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। हालांकि डॉक्टरों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बिना किसी जांच के तरबूज को दोष देना सही नहीं है। फूड पॉइजनिंग दूषित फल गलत तरीके से संभाले गए या फिर लंबे समय तक असुरक्षित परिस्थितियों में रखे गए खाने से भी हो सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में डकैती गैंग पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। डकैती गैंग पर कोर्ट ने 10 आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई है। जी हां, जहां पर लंबे समय से सक्रिय एक खतरनाक डकैती गैंग पर आखिरकार कानून का शिकंजा कस गया है। किशनगंज की अदालत से आया यह फैसला साफ संदेश देता है कि अपराध चाहे जितना भी संगठित हो, अंजाम जेल ही होगा। जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 आरोपियों को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि हर आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यानी कि अब इन आरोपियों को अपने गुनाह की कीमत भी चुकानी होगी। ये कोई छोटे मोटे अपराध नहीं थे, बल्कि एक संगठित गिरोह जो लगातार सीमांचल के अलग अलग जिलों में लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस गैंग का कनेक्शन सिर्फ किशनगंज तक सीमित नहीं था, बल्कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, हर जगह इनका नेटवर्क फैला हुआ था। और इस गिरोह का सरगना
नुरशेद उर्फ डॉन, जो कि पश्चिम बंगाल में बैठ करके पूरे नेटवर्क को चला रहा था। यानी कि अपराध का पूरा सिस्टम बना हुआ था, प्लानिंग होती थी, रेकी की जाती थी और फिर वारदात को अंजाम दिया जाता था। इतना ही नहीं, एक घटना से पहले तो बदमाशों ने बम तक बनाने की कोशिश की है। सोचिए, डकैती के लिए इस हद तक तैयारी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध जितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, कानून से बच नहीं सकता। जब 12 दिसंबर 2021 को हुई एक बड़ी डकैती के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर 18 दिसंबर को जब ये गैंग एक और वारदात की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने छापेमारी करके सभी 10 आरोपियों को पकड़ लिया है। दोस्तों, किशनगंज में मंदिर और स्कूल चोरों का निशाना बना है। मंदिर भी और स्कूल भी। किशनगंज जहां पर पिछले 24 घंटे में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जिसने लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। किशनगंज में अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि न मंदिर सुरक्षित है और न ही स्कूल। पहली घटना पोठिया थाना क्षेत्र के तैयबपुर की है, जहां पर एक काली मंदिर को निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में चोर आए और सीधे देवी के श्रृंगार पर हाथ साफ कर दिया। सोने के गहने जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है, उन्हें लेकर के चोर फरार हो गए। सोचिए, जहां पर लोग आस्था लेकर के जाते हैं, वहीं पर अब चोरी होने लगी है। घटना की खबर जैसे ही फैली, इलाके में सनसनी मच गई है। लोगों में गुस्सा भी है और डर भी है। मौके पर एसडीपीओ और थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। लेकिन सवाल वही है कि क्या चोरों को पहले से जानकारी थी या फिर सुरक्षा इतनी कमजोर हो चुकी है। अब दूसरी घटना जो और भी चौंकाने वाली है। बहादुरगंज थाना क्षेत्र की एक सरकारी स्कूल को भी नहीं छोड़ा गया। भाटाबाड़ी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय खटिया टोली, जहां पर बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए, वहां पर चोरों ने अपना काम कर दिया है। स्कूल के कमरे का ताला तोड़ दिया गया और 3 सीलिंग फैन चोरी कर लिए गए। सुबह जब प्रिंसिपल स्कूल पहुंचे तो फिर कक्षा 4 का ताला टूटा हुआ मिला और फिर अंदर से पंखा गायब था। इतना ही नहीं, ऑफिस का गेट भी तोड़ने की कोशिश की गई है। यानी कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि मार्च महीने में भी इस स्कूल में चोरी हुई थी, जहां पर गैस सिलेंडर और मोटर पंप तक गायब कर दिए गए थे। अब सवाल यह है कि एक ही स्कूल बार बार टारगेट क्यों हो रहा है? क्या यहाँ कोई अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में गश्त नहीं के बराबर होती है। अब यही वजह है कि चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन सच यह है कि दोस्तों, किशनगंज में हाथियों का फिर से आतंक यहां पर देखा गया है। घर तोड़े, साल भर का अनाज बर्बाद कर दिया गया। जी हां, किशनगंज जहां पर एक बार फिर से इंसान और जंगल की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब ग्रामीणों का हो रहा है। किशनगंज के दिगल बैंक इलाके में हालात ऐसे हैं कि लोग रात होते ही डर के साए में जीने को मजबूर हैं। कभी आंधी तूफान तबाही लाता है तो कभी जंगली हाथियों का झुंड, और इस बार हाथियों ने जो किया उसने कई परिवारों की कमर तोड़ दी है। दिगल बैंक प्रखंड के डोडिया गांव में बारिश और खराब मौसम के बीच अचानक हाथियों का झुंड गांव में घुस आया। जहां लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही 2 कच्चे घरों को निशाना बना लिया गया। बरालू सिंह और रेशम लाल राम के घर उन्होंने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, कुछ ही मिनटों में तहस नहस हो गए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। घर टूटे तो अंदर रखा साल भर का राशन भी खत्म हो गया। जहाँ चावल आलू जो परिवार ने पूरे साल के लिए बचा करके रखा था, हाथियों ने उसे रौंद दिया है, बर्बाद कर दिया है। सोचिए, एक गरीब परिवार जो दिन रात मेहनत करके साल भर अनाज जुटाता है और एक रात में सब खत्म। ग्रामीण बताते हैं कि झुंड से अलग हुआ एक हाथी अचानक गांव में घुस आया है। बारिश के कारण लोग बाहर भी नहीं निकल पाए हैं और देखते ही देखते तबाही मच गई है। अब हालात ये है कि इन परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, अब खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? गांव के वार्ड सदस्य ने भी साफ कर दिया है और कहा कि ये कोई नई समस्या नहीं है। दिगल बैंक के लोग सालों से हाथियों के आतंक से जूझ रहे हैं। हर साल फसल बर्बाद हो रहा है, हर साल घर टूटते हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग सिर्फ कागजों में सक्रिय है, जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पिछले 2 साल तक मुआवजा तक कई लोगों को नहीं मिला है। दोस्तों, फर्जी म्यूटेशन का खेल सामने आया है। यहाँ पर सीईओ ने चंद पैसों में अपना ईमान बेच दिया था किशनगंज में। जहाँ सीईओ ने
चंद पैसों में अपना ईमान बेच करके फर्जी म्यूटेशन कर दिया गया। अब कार्रवाई हुई है। जी हां, किशनगंज के ठाकुरगंज में जमीन के फर्जी दाखिल खारिज का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सब कुछ जानते हुए भी चंद पैसों के लालच में गलत म्यूटेशन कर दिया गया। अब इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन अंचल अधिकारी सीईओ सुचिता कुमारी पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उनकी 2 वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज के ठाकुरगंज अंचल की तत्कालीन अंचल अधिकारी यानी कि सीईओ सुचिता कुमारी को दाखिल खारिज मामले में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय दंड दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए संचयी प्रभाव के बिना 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिया है। जहां सुचिता कुमारी वर्तमान में औरंगाबाद के भू अर्जन कार्यालय में राजस्व अधिकारी सह कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं। उनके खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने फर्जी केवला के आधार पर जमीन का गलत दाखिल खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने और फिर आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद भी मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई है। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी किशनगंज के जिलाधिकारी को सौंपी गई थी। 29 अप्रैल 2025 को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजी गई। रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को सही पाया गया है। इसके बाद विभाग ने आरोप पत्र, जांच रिपोर्ट और समाहर्ता के मंतव्य की समीक्षा की है। समीक्षा के उपरांत सुचिता कुमारी पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत विभागीय दंड लगाया गया है। वहीं पर यह पूरा विवाद ठाकुरगंज प्रखंड की भात गांव पंचायत स्थित मौजा भात गांव तौजी संख्या 322 थाना संख्या 1 की जमीन से संबंधित है।